हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल बी गुड। तो फ्रेंड्स, आज मैं जिस टॉपिक पर आपसे बात करने जा रही हूँ उस टॉपिक के रिगार्डिंग कुछ ऐसे लोग हैं जो मुझे मैसेजेस करते हैं और मुझसे पूछते हैं कि मैम हमें कनाडा आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो मैंने सोचा क्यों ना आज उसी टॉपिक पर एक वीडियो तैयार किया जाए जो कि आपके लिए कुछ हेल्पफुल साबित हो सके। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका नाम है सोनिया सामी ऑफिशियल। तो फ्रेंड्स, मुझसे कुछ लोग पूछते हैं कि उन्हें कनाडा आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ऐसा है कि अगर तो आप इंडिया में बहुत अच्छा अर्न कर रहे हो, आपकी अर्निंग बहुत अच्छी है और आपके साथ सारी फैसिलिटीज़ हैं आपके पास, तो मेरे ख्याल से आपको कनाडा में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। और अगर हाँ, आपका गुजारा नहीं हो रहा, आपकी अर्निंग काफ़ी कम है, आपके लिए सरवाइव करना मुश्किल हो रहा है, तो आप कनाडा में आ सकते हो। लेकिन इसके पीछे कुछ शर्तें भी हैं। पहली शर्त तो ये है कि आप जब भी कनाडा में आओ, आपके अंदर कोई ना कोई स्किल तो होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है तो आपके लिए कोई जॉब मिलना मुश्किल हो सकता है। और अगर आपके पास स्किल है तो मोस्ट वेलकम, स्किल होगी तो आपको जॉब भी इजीली मिल जाएगी। फ्रेंड्स, मैंने देखा है, मैंने कुछ अभी पीछे ऐसे केसेस देखे थे जिसमें मैंने देखा अभी कुछ लोगों को जॉब नहीं मिल रही तो उन्होंने डिसअपॉइंट होकर सुसाइड जैसा कदम भी उठा लिया, जो कि बहुत ही गलत बात है। हमें जज्बातों में आकर या हमें किसी की बातों में आकर या हमें खुद का डिसीजन लेकर इतना बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए। हमें, अगर हम एक बार कनाडा में आ चुके हैं तो हमें, ठीक है, हमें जॉब मिल रही है या नहीं मिल रही है ये तो बात की बातें हैं, पहले अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करके आइए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब कोई बंदा कनाडा में आता है वो अपनी फैमिली को बहुत मिस करता है, तो होम सिक भी उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए पहले वो अपने आप को खुद को मजबूत करके आए। भी उसने कनाडा में आना है तो उसे अपनी फैमिली के बिना रहना पड़ेगा कुछ महीने, जो कि कुछ साल भी हो सकते हैं। एंड देन आप में कुछ स्किल होनी चाहिए जिसकी वजह से आपको यहाँ पे जॉब इजीली मिल सके। और मैंने ये भी देखा है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि यहाँ पर आते हैं, उन्हें जॉब नहीं मिलती, वो भी ये सुसाइड का कदम उठा लेते हैं। और कुछ लोग तो ये तक सोच लेते हैं कि हम अब आगे हैं तो अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, हमें जॉब नहीं मिल रही तो बस ज़िंदगी का दी एंड। तो फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप कनाडा में आते हो तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है, जो कि कुछ लोगों में तो बिल्कुल देखने को नहीं मिलता, खासकर स्टूडेंट्स में। क्योंकि स्टूडेंट्स क्या होता है, आफ्टर +2 12th जैसे वो अपनी क्लियर कर लेते हैं, उसके ठीक बाद उनके पेरेंट्स उनको यहाँ भेज देते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उन लोगों में मैच्योरिटी भी ज़्यादा नहीं होती और उन लोगों में इतनी एबिलिटी भी नहीं होती कि वो आते ही उनको एकदम से जॉब मिल जाए। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स आते हैं और उनको जॉब मिल भी जाती है, लेकिन कुछ कुछ जगह पे मैंने देखा है, जैसे आप किसी बड़े शहर में चले जाओ, जैसे आप सरी में चले जाओ या कैलगरी में चले जाओ, तो यहाँ पर जॉब्स की वैसे ही थोड़ी कमी है, आपको कमी देखने को मिलेगी। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स आते हैं वो थोड़े हताश हो जाते हैं, डिसअपॉइंट हो जाते हैं, और इसी डिसअपॉइंटमेंट में वो कोई ना कोई ऐसा गलत कदम उठा लेते हैं जो उनके पेरेंट्स के लिए और बल्कि हमारे समाज के लिए बिल्कुल गलत है। क्योंकि जो ऐसा करते हैं तो उनसे बाकी बच्चे भी इंस्पायर हो जाते हैं और वो भी फिर ऐसा कुछ करने के लिए सोचने लग जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसलिए जब भी आप बाहर आओ, खुद को मजबूत करके आओ, कोई ना कोई स्किल लेके आओ। और मेरे ख्याल से जब आप आफ्टर +2 आते हो, बजाय इसके आपको वहाँ पे ग्रेजुएट होकर होना चाहिए। फर्स्टली आप ग्रेजुएट वहाँ पे हो जाओ। इससे क्या होगा, इससे आप में थोड़ी सी मैच्योरिटी भी आ जाएगी और आप में थोड़ी सी एबिलिटी भी आ जाएगी जॉब करने की। तो फ्रेंड्स, मैं बल्कि उन पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इतनी छोटी एज में बच्चों को बिल्कुल ना भेजें,
क्योंकि इतनी छोटी एज में उनमें इतनी मैच्योरिटी होती नहीं है कि वो खुद का डिसीज़न ले सकें। वो डिसीजन अगर लेते हैं तो बहुत गलत ले लेते हैं समटाइम्स, जो कि उनके लिए और उनके परिवार के लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो जाता है। तो इसलिए जब भी आओ थोड़ी सी मैच्योरिटी लेके आओ, थोड़ा स्ट्रॉन्ग करके आओ अपने आप को, और थोड़ा सा पेशेंस रखो अपने आप में। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो जैसे ही उनका बच्चा कनाडा में आता है तो उनकी डिमांड शुरू हो जाती है कि कुछ पैसे भेज, कुछ ऐसे कर, कुछ वैसा कर। तो इन चीज़ों का जो प्रेशर होता है वो धीरे धीरे उन पर पड़ने लग जाता है। और जैसे उन पर प्रेशर पड़ना शुरू होता है, एक तो उन पर जॉब का प्रेशर होता है, एक ऊपर से उनकी स्टडी का प्रेशर होता है, और उसके बीच उनकी वो टेंशन भी चल रही होती है जो घर वालों की तरफ से उन पर डाली गई होती है। और कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे भी होते हैं जो ये सोचते हैं कि मैं यहाँ पर कामयाब नहीं हो रहा तो बस ज़िंदगी ख़त्म। अगर आपका दिल नहीं लग रहा तो आपके पास ऑप्शन है, आपके पास वहाँ पर खुद का घर है, आप वहाँ पर जा सकते हो, आप वहाँ पे भी स्टडी कर सकते हो। और अगर फिर भी आपको ये लगता है कि नहीं, कुछ लोगों में जुनून होता है कि मैंने बाहर ही पढ़ना है, मैंने बाहर ही स्टडी करनी है, तो फिर प्लीज़ थोड़ा सा आप में भी पेशेंस रख के आइए, थोड़ा सा स्ट्रोंग होके आइए। और उन माता पिता को भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी जो अपने बच्चों को आफ्टर +2 बाहर भेज देते हैं स्टडी करने के लिए, तो उनसे भी मैं थोड़ी सी रिक्वेस्ट करूँगी कि वो भी बच्चों पर प्रेशर थोड़ा कम डालें। फ्रेंड्स, मैं उन पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी जिनको बहुत ज़्यादा है कि हाँ भी हमारे बच्चे बाहर ही पढ़ने चाहिए, हमारे बच्चों को अब्रॉड जाना चाहिए और उनको वहीं सेटल होना चाहिए। तो मैं उनसे एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आपके बच्चे बाहर नहीं सेटल होना चाहते तो उन पर किसी भी तरह का कोई प्रेशर मत डालें। अगर वो प्रेशर लेकर यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी प्रेशर होता है, इससे उनके अंदर की डिसअपॉइंटमेंट बढ़ जाती है। क्योंकि यहाँ पर जब आप आते हो तो आपको कई तरह की चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। जॉब ना मिलना भी एक प्रॉब्लम है, घर की याद आना भी एक प्रॉब्लम है, स्टडी का प्रेशर भी एक प्रॉब्लम है, अपनी फीस निकालना भी एक बहुत बड़ा प्रेशर है एक स्टूडेंट के ऊपर। और ख़ासकर ऐसी सिचुएशन में जब उसके पास कोई जॉब भी अवेलेबल नहीं है, कोई जॉब ही नहीं है उसके पास। तो फ्रेंड्स, मैं कुल मिलाकर आपसे यही बात करना चाहूँगी कि कनाडा में इन्फ्लेशन भी बहुत बढ़ चुकी है, हर चीज़ पर टैरिफ लग रहा है, और जो लोग बाहर से आते हैं, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं, उनके लिए सर्वाइव करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्योंकि एक तो उन्होंने अपनी फ़ीस भी देनी होती है, और एक उन पर घर के रेंट का भी बोझ होता है उनके ऊपर। तो उन पर स्ट्रेस को काफ़ी बढ़ जाता है, जिससे वो काफ़ी डिसअपॉइंट हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको उन पर प्रेशर नहीं डालना चाहिए और उनके साथ लगातार फ़ोन पर कांटेक्ट बना कर रखना चाहिए। आपको उन पर नज़र रखनी चाहिए कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। तो उसके बारे में जितना जानने की कोशिश आप करेंगे, उसके पास आप जितना जाएंगे उसके लिए वो उतना अच्छा होगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जब भी आप अपने बच्चे को बाहर भेजते हो तो उसको अकेला बिल्कुल मत छोड़ो, उसके साथ लगातार कांटेक्ट में बने रहिए और उसको सपोर्ट करते रहिए, और उस पर किसी भी चीज़ का प्रेशर मत डालें। हो सके तो हफ्ते में 3-4 बार उसको वीडियो कॉल कर लें, ताकि उसकी जो होम सिकनेस है वो थोड़ी कम हो सके। और आपको इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर भी होना चाहिए कि अगर आपका बच्चा वहाँ पे जाता है तो जाते उसको ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसको जाते ही जॉब मिल जाएगी। तो हो सके तो आप उसको स्टार्टिंग में थोड़ी सी फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर दें। और अगर आप फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं इंडिया में, तो ये आपके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है और आपके बच्चे के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। क्योंकि जो लोग फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होते हैं इंडिया में, वो यहाँ पर बच्चों पर ज़्यादा प्रेशर नहीं डालते, वो उसको फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर देते हैं, जिससे बच्चे के ऊपर प्रेशर थोड़ा कम होता है। वो ऐसी सिचुएशन में वो अपनी सिर्फ स्टडी का प्रेशर लेता है, उसको अपनी फ़ीस भरने की इतनी चिंता नहीं रहती, जो कि आपके बच्चों के लिए बहुत अच्छी बात भी है कि स्टडी के प्रेशर के साथ साथ अगर फ़ीस का प्रेशर भी बढ़ जाए तो ऐसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा बच्चा डिसअपॉइंट हो जाता है। तो इसलिए हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अब मेरी सभी पेरेंट्स के आगे यही रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को थोड़ा सा सोच समझ कर भेजें बाहर,
और क्योंकि कनाडा दूर भी बहुत पड़ता है, एक तो वैसे ही वो इतने दूर होते हैं, थोड़ा सोच समझ कर भेजें और उन पर किसी चीज़ का प्रेशर मत डालें और हो सके तो उनको पूरा सपोर्ट कीजिए ताकि उनको मेंटली सपोर्ट मिल सके। और इससे क्या होगा कि इससे बच्चे के ऊपर स्ट्रेस भी कम हो जाएगा, वो ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेगा और वो इतनी उसको होम सिकनेस की भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आप उसको फ़ोन पर सपोर्ट कर दिया करेंगे, ये भी उसके लिए बहुत बड़ी बात हो जाया करेगी, क्योंकि कई बार बच्चा बहुत अकेला फील करता है यहाँ पे आके, उसके इतनी जल्दी फ्रेंड्स नहीं बन पाते, उसका फ्रेंड सर्कल इतना जल्दी नहीं हो पाता। तो ऐसी सिचुएशन में वो अपने आप को काफ़ी लोनली फील करता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि खासकर जब आप बच्चे को स्टार्टिंग में भेजते हैं तो उसके साथ लगातार कॉन्टैक्ट में बने रहिए। तो गाइस, इन सभी बातों के साथ साथ एक बात और है, वो है यहाँ का मेडिकल सिस्टम, जो कि बहुत ही पुअर है। गाइस, कैन यू बिलीव दैट मेरे एक रिलेटिव हैं, उनकी बेटी की कुछ दिनों पहले टांग टूट गई थी और आप मानोगे कि यहाँ पर उसको हॉस्पिटल में ही किसी ने एडमिट नहीं किया, उसकी बारी नहीं आई। यहाँ पर इमरजेंसी में भी किसी की बारी जल्दी नहीं आती, क्योंकि यहाँ पर मेडिकल सिस्टम काफ़ी पुअर है, यहाँ पे फैसिलिटीज़ बहुत कम है। आप मानोगे सरी जैसे इतने बड़े शहर में भी आपको 1 या 2 डॉक्टर ही देखने को मिलेंगे। तो वहाँ का क्राउड इतना ज़्यादा है, वहाँ पे पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है और इसकी वजह से कभी कभी इमरजेंसी में भी हमें 2-3 दिन वेट करनी पड़ती है। और वो लड़की जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रही थी, वो 2-3 दिन तक तो अपनी टांग को लेकर तड़पती रही, उसको एडमिट तक नहीं किया हॉस्पिटल वालों ने। तो ये कितनी बड़ी बात है। इसलिए जब भी आप कनाडा में आओ तो प्लीज़ इन सारी बातों को अपने दिमाग में रखकर, अपने दिमाग से सोचकर और इन सभी बातों को अपने दिल में बिठाकर, इन सारी बातों पर अमल करके, इन सारी बातों पर अच्छे से सोच विचार करके ही आप अपने बच्चों को बाहर भेजें। नमस्कार।